अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल लिखे। सवाल। डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। Development of a new product was started on 1st January 25 and completed on 31st March 26। जी अगला साल 26। Following costs were incurred during that period. Following costs were incurred during that period. Research cost 15 million और ब्रैकेट में लिखें फ्रॉम 1st जनवरी 25 टू 30th अप्रैल 25। 1st जनवरी 25 से 30th अप्रैल 25 15 मिलियन और फिर लिखें डेवलपमेंट कॉस्ट 48 मिलियन और ब्रैकेट में लिखें 1st मई 25 से कितना बताया मैंने 48 मिलियन। वो कंप्लीशन 31 मार्च की बजाय कर लें 1 मार्च। तो ये ब्रैकेट में जो चल रहा था वो भी फिर 1 मई 25 से 1 मार्च 26 हो जाएगा। रिसर्च कॉस्ट बताई है मैंने 1 जनवरी 25 से 30 अप्रैल 25 और डेवलपमेंट कॉस्ट बताई है 1 मई 25 से 1 मार्च 26। कैपिटलाइजेशन कंडीशंस वर मेट। Capitalization conditions were met on 1st July 25। 1st July 25। Useful life for the new formula वही जो बनाया हमने is 8 साल 8 years और आपसे रिक्वायर्ड है extracts of income statement and SOFP for the year ending 30th सितंबर, यानी अकाउंटिंग ईयर कब से कब है? अक्टूबर से सितंबर। 30th सितंबर 2026 और ब्रैकेट में लिखें इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स।
इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। 30 सितंबर 26 और ब्रैकेट में लिखें इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। चलें करें। तो वो खुलवा दें, वैसे भी है तो सही, तुमसे कह दें कि जैसे बैठना बैठ जाए। वो मैं खुलवा देता हूँ रूम, अगर वहां बैठना किसी ने तो बैठ जाए। हाँ जी। डेवलपमेंट फेज के दौरान कहीं रिसर्च करनी पड़े? अच्छा, ये मैंने अलग से बतानी बात अभी। चलें कर लिया। इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स 2026 2025 और एक्सट्रैक्ट्स एसओएफपी नॉन करंट एसेट्स। एक तो रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस बनेगी। 2025 में कितनी रिसर्च कॉस्ट हुई थी? अच्छा, अब वो जो पिछला वाला पोर्शन है कंडीशंस पूरी होने से पहले, मई जून, हाँ मई और जून, तो उसको आप रिसर्च कॉस्ट के नाम में डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बनाना तो एक्सपेंस ही है। तो जो रिसर्च
अपना खर्चा है 20-15, वो तो एक्सपेंस है ही है। जो 48 में से 2/10, 2/10, क्योंकि फर्स्ट मई से अगले फर्स्ट मार्च तक 10 महीने हैं, तो ये टोटल 10 महीनों में फैला हुआ खर्चा है। उनमें से 2 महीने कंडीशन से पहले थे, तो इसको आप रिस्क कॉस्ट में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि करना तो एक्सपेंस ही है। 24.6, क्योंकि ये तो 2025 यानी 30 सितंबर 25, तो 1 जुलाई तक कंडीशंस पूरी हो गई थी। उसके बाद जो जुलाई का महीना गुजरा, जुलाई से लेकर सितंबर तक कितने महीने, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, उस दौरान, बल्कि मैं ये वर्किंग में बताता हूं, जितनी डेवलपमेंट कॉस्ट 2025 30 सितंबर तक हुई, 48 में से कितने महीने, जुलाई अगस्त सितंबर 3, कितना, 14.4। ये 2025 के एंड तक क्लोजिंग था। ये जो 48 मिलियन है, इस 48 मिलियन का जो टोटल खर्चा हुआ है ना, वो 10 महीने पे फैला हुआ है। अब हमने इन 10 महीने में 1 मई 25 से लेके 28 फेब 26 तक, इन 10 महीने में एक तो कंडीशंस यहां मीट हुई, तो उससे पीछे वाला तो एक्सपेंस में निकल गया। ये जो बाद वाला है, उसमें ईयर एंड आने की वजह से ये फिगर ये, फिर उसके बाद जब 2026 आएगा तो ये बीडी हो गया। जरूरी नहीं आपने ऐसे किया हो, लेकिन चलें समझा रहा हूं एक तरीके से। अब ये हमारा 30 सितंबर 25 तक एसेट था, उसके बाद इस एसेट के बीडी में मजीद कितना खर्चा हुआ, 5। ये 5 कहां से, ये जो बाकी 5 रह गए, 3 महीने 2025 में और 2 आगे 26 में, कितना बन गया, 24। तो 24 और लगा के अब हमारा ये 38.4 में ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। और फिर इसकी जिंदगी के 4 महीने गुजर गए थे, तो उन 4 महीने की इमोर्टाइजेशन आ जाएगी। 38.4 की लाइफ 8 साल और 4 महीने जी, 1.6, 4 नहीं, सॉरी ओ अच्छा, ओ कोई बात नहीं 7, 2.8, 38.4 डिवाइडेड बाय 8 साल। और ये वर्किंग कंडीशन में कब आ गया, यानी अवेलेबल फॉर यूज हो गया 1 मार्च से, तो 1 मार्च से लेके ईयर एंड तक 30 सितंबर, कितने महीने हो गए, 7 महीने। तो 7 महीने की मॉडरेशन ली, तो ये नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, कोई बात, 35.6। बताएं जी, इस कैलकुलेशन में कोई परेशानी तकलीफ। ये मैंने इसको ना 2 टुकड़ों में सिर्फ इसलिए तोड़ा क्योंकि 25 के भी एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं ना, वरना अगर सिर्फ 26 ही की फिगर निकालनी होती तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 48 इंटू 8/10 कर लेता। वो तो 2 साल तोड़ने थे, इसलिए ऐसे किया है जी। बेटे बताएं किसी फिगर पे कोई परेशानी, एतराज, कोई सवाल। तो एसओएफपी में आप इसको फार्मूला भी कह सकते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं, ज्यादा मशहूर वैसे डेवलपमेंट कॉस्ट ही है। तो 2025 में ये 14.4 था और 26 में हो गया है ये 35.6, और की एमोर्टाइजेशन वो आ गई 2.8। मेरे कान बजे बाहर से आ रही है सवाल। अच्छा, इसमें पूछना है कुछ। अच्छा
अच्छा, मैंने कल हेडिंग दी थी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स, उसके हवाले से ना हेडिंग तो वही है लेकिन उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लें जरूरी जरूरी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहते हैं। हेडिंग वही है, इंटेंजिबल इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स। अब उसी में कोई दो चार बातें और लिखवा रहा हूं। कल मैंने इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स हेडिंग दी थी, उसमें फिर वो रिसर्च और डेवलपमेंट लिखाई थी। अब हेडिंग वही है, उसी के हवाले से कुछ पॉइंट्स बताने हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लें। नंबर 1, अभी कर रहे हैं नोट तो चलें कर लें, अभी कर रहे हैं नोट, कर लिया। नंबर 1, ये जो हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम अपने ही साइंटिस्ट बिठाएं और वही सारी मेहनत कर रहे हो सकता है किसी की मेहनत हम खरीद रहे हैं। तो अगर हमने किसी की रिसर्च खरीदी है तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, एक्सपेंस या एसेट? क्यों एक्सपेंस? क्योंकि रिसर्च खरीदी है। तो लिख लें परचेज ऑफ रिसर्च वर्क, परचेज ऑफ रिसर्च वर्क shall be recognized as expense, shall be recognized as expense। अगला पॉइंट समझ लें पहले। कोई कंपनी ए थी और उन्होंने कोई नया फार्मूला इजाद करने की मेहनत शुरू की थी, रिसर्च कर चुके थे और डेवलपमेंट फेज अभी चल रहा था। रिसर्च में वो 4 मिलियन खर्च कर चुके थे, डेवलपमेंट में वो अभी तक 8 मिलियन खर्च कर चुके हुए थे, लेकिन अब इनका मूड नहीं रहा। कंपनी बी ने इनकी इस मेहनत को, कंपनी बी ने खरीद लिया। इस मेहनत को मैं कह रहा हूं इन प्रोसेस R&D प्रोजेक्ट, इन प्रोसेस R&D प्रोजेक्ट। कंपनी बी ने चलो इसके लिए लेट्स से 12 मिलियन दिए। कंपनी बी इस 12 मिलियन की क्या अकाउंटिंग करे? अभी डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, इस 12 मिलियन की क्या अकाउंटिंग करे? अगर कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, अच्छा चले अगर हो रही है तो एसेट बनाए कितने को, 12 को कि 8 को? अच्छा, कंपनी ए ने उसको सारा कुछ बता दिया, देखें ये हमारा खर्चा हुआ था, तो ये रिसर्च थी और डेवलपमेंट थी, सारा कुछ बता दिया। तो कंपनी बी कंडीशंस पूरी हो रही हैं अगर, बल्कि चले इससे भी पहले सवाल, क्योंकि आपने वो कंडीशंस नहीं पढ़ी ना, तो उनमें 6 कंडीशन होती हैं। उनमें एक कंडीशन ये भी होती है कि एंटिटी की नियत भी हो, इंटेंशन भी हो, उनकी एबिलिटी भी हो, उनके रिसोर्सेज भी हो। तो ये कंडीशंस ए ने चेक कर ली बस बहुत है, या बी को फिर से अपने लिहाज से कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी? बी को फिर करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं कंडीशन में ना इंटेंशन भी होती थी, रिसोर्सेज भी होते थे, एबिलिटी भी होती थी। वो अब आप तो पढ़ने से रह जाएंगे, जो आपके बाद नस्ल आएगी FR1 में वो पढ़ लेगी कंडीशन, आप नहीं पढ़ पाएंगे सारी जिंदगी। तो कंपनी बी अपने हिसाब से फिर चेक करेगी कंडीशंस। ए ने कर ली थी कंडीशंस पूरी या नहीं की थी, इररेलेवेंट। बी कंडीशंस चेक करेगी, चलो हो गई बी की कंडीशंस पूरी, तो बी अब एसेट कितने को कहेगी, 8 मिलियन को कि पूरे 12 मिलियन को? 12 को क्यों नहीं? अच्छा चले मैं खुद ही बता देता हूं, असल में वो आप खुद ही गहराई में शुरू से चल नहीं रहे ना, सारा कुछ पढ़ा नहीं रहा, चले मैं ही बता देता हूं। ये जो रिसर्च फेज होता है ना, इस रिसर्च फेज को IS ने खर्चा एक्सपेंस बनाने को इसलिए कहा है क्योंकि अभी आगे नजर कुछ नहीं आ रहा। जब ये रिसर्च हो रही थी तब तो सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही थी, तो कंपनी ए को पता था हम आगे कामयाब हो जाएंगे। नहीं, अभी एक बच्चा रिसेप्शन पे सीए का पता करने आया, अभी तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने आया, तो चांस है कि वो पक्का हो जाएगा पास। नहीं, को 2-4 पेपर पास करेगा, उसको पढ़ाई की रूटीन पता चलेगी, एग्जामिनेशन पास करेगा, फिर कहीं जाके उसके पास होने के चांसेस बढ़ते हैं। अभी तो फॉर्म का दाखिला पता करने आया था। तो जब तक रिसर्च फेज चल रहा होता है ना, तब तक आगे के बारे में बहुत अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए IS ने इसको एक्सपेंस बनाने को कहा है। कंपनी बी को क्या यहां खड़े होकर आगे कुछ नजर नहीं आ रहा? कंपनी बी ने तो ये चीज खरीदी है, यानी मेहनत यहां तक पहुंच चुकी हुई थी। ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट है, इस फेज में कंपनी ए इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी। उस इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद जो भी उस बीमारी के वायरस थे, जो भी था उसका रीजन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई, काफी लैब टेस्टिंग भी हो चुकी हुई है, काफी हद तक डेवलप्ड है ये सारी मेहनत। तो अब कंपनी बी जो खरीद रही है वो इसकी डेवलप्ड मेहनत खरीद रही है ना? तो कंपनी बी उस मेहनत के 12 मिलियन दे रही है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि ए ने कब कब कितना खर्च किया था? ये तो मैंने आपको सिर्फ टैली करने के लिए इसको 12 बता दिया, हो सकता है कंपनी बी से मेहनत 20 मिलियन में खरीद रही होती। तो कंपनी बी जो मेहनत खरीद रही है, अगर कंपनी बी की नजर से उसकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो कंपनी बी कितनी अमाउंट को एसेट कहे? पूरे 12 को। लिखते हैं दूसरा पॉइंट, परचेज ऑफ इन प्रोसेस, परचेज ऑफ इन प्रोसेस R&D प्रोजेक्ट, पेज जो सामने लिखा हुआ, परचेज ऑफ इन प्रोसेस R&D प्रोजेक्ट shall be capitalized, shall be capitalized at total amount, at total amount
if capitalization conditions are met. तो बी अपना एसेट मानेगा 12 मिलियन का। अगर ये मिसाल लिखना चाहें तो लिख लें, अगर कोई खास फायदा नहीं लग रहा तो ना लिखें बेशक, लिखनी है तो लिख लें, फिर मैं आगे और अंग्रेजी लिखूंगा जी। तो फिर ये एक्सपेंस बनाता, अगर बी के लिए कंडीशन पूरी ना होती तो वो पूरा एक्सपेंस बना देता। अगर ये मिसाल लिखना चाहे तो लिख लें, फिर अंग्रेजी लिखवाता हूं। और चलें लिख लिया। इसी मिसाल को ना और कंटिन्यू करता हूं समझाते हुए कहानी। ए ने जो दवाई बनाने का सोच के ये सारी मेहनत शुरू की थी, कंपनी बी हो सकता है उससे ज्यादा इनोवेटिव हो, और कंपनी बी सोच रही हो कि ये दवाई तो ठीक है, इसमें हम फलानी चीज भी अगर ऐड कर लें तो ये पेट दर्द भी साथ ठीक हो जाएगा। तो कंपनी बी अगर इसी काम में कुछ और फीचर्स भी ऐड करना चाहे तो वो कुछ और फीचर्स फिर ऐसे ही नहीं ऐड हो जाएंगे, फिर उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो इस चलती हुई डेवलपमेंट के दौरान कुछ नई रिसर्च आ सकती है, तो उस फर्दर रिसर्च का क्या करें, वो एक्सपेंस बनाएंगे। देखिए आगे, चाहे बल्कि इसी पॉइंट 2 में लिख लें, यानी वो कंटिन्यूटी है ना कि हमने इन प्रोसेस खरीदा था, तो ये पॉइंट 2 ही की और अंग्रेजी लिखवा रहा हूं। एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर on acquired in process R&D project, ये जो यहां बात हो रही थी, in process R&D project shall be recognized as research expense or capitalized as development cost accordingly shall be recognized as research expense or capitalized as development cost accordingly ये क्या कहना चाह रहा है शायर शेर में, कि बाद में जो खर्चा है अगर वो रिसर्च है तो उसको एक्सपेंस बना लें, डेवलपमेंट है तो कैपिटलाइज कर लें। अगला पॉइंट लिखें 3। इस अगले पॉइंट में ना मैं 4 टर्म्स बता रहा हूँ, उनमें से मैं एक थोड़ी ज्यादा तफसील से समझा देता हूं, दूसरा बस थोड़ा थोड़ा, और तीसरे और चौथे पे बस ऐसे ही मान लिया। कस्टमर लिस्ट का वर्ड नाम से क्या मतलब लगता है? कस्टमर लिस्ट, जिसमें कस्टमर्स की सारी इंफॉर्मेशन होगी, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगी, कौन कौन से प्रोडक्ट्स उन्होंने हमसे खरीदे थे, खरीदते हैं, खरीदा करते हैं। किसी बिजनेस को अपने कस्टमर्स का डेटाबेस मेंटेन रखने का क्या फायदा होता होगा? ये नहीं कि उनसे पैसे लेने पता चल जाए, नहीं, वो तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। वैसी कस्टमर की डिटेल्स अपने पास नोटेड रखना, मार्केटिंग करने के लिए, ताकि क्या पता चल सके, नहीं वो तो जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है पता चल जाएगा, कस्टमर की डिटेल रखना। रेगुलर कस्टमर्स हैं, कल को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो इन्हीं को ही अप्रोच करेंगे। जैसे आप लोग सीए के स्टूडेंट्स, कॉलेज ने आपको एडमिट किया, आपके सारे रिकॉर्ड उनके पास हैं, तो कल को अगर सीए से रिलेटेड ही कोई और कोर्स लॉन्च करना हुआ तो जाके फिर स्कूलों में और रिक्शों में और बसों के अड्डों पे थोड़ी आवाजें लगाएंगे, ये आप ही लोगों को मैसेजेस कर देंगे, ये नया कोर्स शुरू हो रहा है तो बताने करना है। तो जो कस्टमर्स हैं उन्हीं को फिर टारगेटेड एफर्ट हो सकती है मार्केटिंग करने की। तो जो बिजनेसेस बहुत ज्यादा कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं उनके लिए ये लिस्ट कीमती चीज है, ये उनका एसेट होती है। ये एसेट क्यों है? ये कस्टमर का डेटाबेस एसेट क्यों है?
कल को काम आएगा, तो उससे फायदा क्या? नहीं, जरूरी नहीं वो सारे खरीद लें। हाँ, तो फायदा क्या होगा? नहीं, थोड़ा कुछ और बेहतर। हाँ शाबाश, हमें ज्यादा मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं करनी पड़ेगी, हमें पता होगा इन्हीं लोगों से ही बात करनी है, तो हमारी मार्केटिंग कॉस्ट बचेगी। इसलिए जो कस्टमर लिस्ट होती है ना, ये एसेट है। टेंजिबल है, इनटेंजिबल है? कस्टमर लिस्ट इनटेंजिबल है, तो जो कागज का टुकड़ा है वो तो इन्फॉर्मेशन है, आप सॉफ्टवेयर रख लें इन्फॉर्मेशन। तो हाँ, कस्टमर लिस्ट एक इंटेंजिबल एसेट है। अच्छा, एक और मिसाल, ये जो आप लोग लेक्चर नोट्स बना रहे होते हैं बड़ी अच्छी खूबसूरत राइटिंग में, चलें जैसी भी राइटिंग में, ये जो आप बना रहे होते हैं, ये आपके अच्छे नोट्स बन गए, पूरा सेशन खत्म हो गया, आपके पास ये नोट्स बन गए हैं, तो अगर ये बेचना चाहें तो बिक सकते हैं कि नहीं बिक सकते? नहीं नहीं क्यों यार, बिल्कुल, वो बिल्कुल बिक सकते हैं, मेहनत हुई है ना आपकी, तो बिक सकते हैं। कितने के बिक जाएंगे? चोरी के लेक्चर बेचने का नहीं कह रहा, ये रजिस्टर बेचने का कह रहा हूं, रजिस्टर कितने का बिक जाएगा है? चलो 1000 का, 1000 का रेट मैंने लगा दिया, 1000 का बिक जाएगा। आपको ये रजिस्टर बनाना कितना कॉस्ट किया? हाँ जी, आपको ये रजिस्टर बनाना कितना कॉस्ट किया, कैलकुलेट कर सकते हैं? आप ये रजिस्टर बनाने की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने पेपर फीस इतनी दी थी, फिर आने जाने का, ट्रैवलिंग का खर्चा इतना, फिर स्टेशनरी का इतना, ये सारा खर्चा ये रजिस्टर बनाने के लिए था कि आप कल को रजिस्टर बेच सकें। इतनी गिरी हुई सोच, ये सारी मेहनत सिर्फ रजिस्टर बनाने के लिए थी। इसलिए मेहनत थी पेपर पास करने के लिए। तो आपकी जो ओवरऑल पेपर पास करने की मेहनत थी, उस मेहनत में साथ साथ रजिस्टर बन गया। लेकिन जो स्टूडेंट ये रजिस्टर बना बनाया किसी से खरीद रहा होगा, लेट से 1000 का, उसको ये रजिस्टर कितने का कॉस्ट कर रहा है? उसको पता चल रहा है क्योंकि उसने इस रजिस्टर के लिए 1000 पे किया है। तो ये जो कस्टमर लिस्ट है ना, जिस बिजनेस ने अपने 25-30 साल के एक्सपीरियंस से ये लिस्ट बना ली है, उसके लिए ये कहलाती है इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट। और अगर कोई नया बिजनेस किसी पुराने से इसी तरह की इंफॉर्मेशन पैसे देके खरीद ले, तो उस नए बिजनेस के लिए परचेज्ड कस्टमर लिस्ट। तो जिसने नई खरीदी है उसके लिए ये वाकई इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन जिसने खुद मेहनत से बनाई है उसके लिए हम इसको एसेट इसलिए नहीं कह सकेंगे क्योंकि कितने का कहें, जो खर्चा हो रहा था 25-30 साल में, वो ये लिस्ट बनाने के लिए थोड़ी हो रहा था, वो तो बिजनेस चलाने के लिए हो रहा था, वो तो साथ साथ बन गई लिस्ट। तो इसलिए लिखे अंग्रेजी, बल्कि मेरे ख्याल में ये एक ही समझा दिया बहुत है, बाकी जो 3 है ना वो इसी पर्पज से ही है। तो अंग्रेजी लिखें इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट, ब्रांड, और ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो पब्लिकेशंस हैं, बुक्स हैं या इस तरह की चीजें, ये उस सेक्टर में 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जो आगे वर्ड्स आ रहे हैं, पब्लिशिंग टाइटल्स, पब्लिशिंग टाइटल्स एंड मस्थेड्स, MASTH, मस्थेड्स। ये भी पब्लिशिंग से रिलेटेड चीज होती है, मस्थेड्स, MASTHEADS, मस्थेड्स। ये 4 नाम हैं। अच्छा, मैं आपसे इतनी अंग्रेजी की उम्मीद कर रहा हूं कि ये इन चारों के साथ इंटरनली जनरेटेड लगा हुआ है, ठीक है? बार बार तो नहीं बताओ ना, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट, इंटरनली जनरेटेड मस्टर्ड, इन चारों को इंटरनली जनरेटेड कह रहे हैं। शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स, एज इंटेंजिबल एसेट्स, ब्रांड भी बता देता हूं यार, ऐसी अच्छा नहीं लग रहा ना समझाऊं तो। ब्रांड की मिसाल भी बता देता हूं। ब्रांड मैंने कल बताया था प्रोडक्ट के मशहूर नाम को कहते हैं, और उसकी मिसाल मैंने कोकोमो ली थी। तो अब अगर बिस्कोनी वाले आज से फैसला करें कि उन्होंने कोकोमो नहीं बेचना, वो किसी और कंपनी को ये ब्रांड बेच दें, तो वो कोई और कंपनी कोकोमो का नाम खरीदने के लिए पैसे पे करेगी, लेट से 2 करोड़ रुपए पे कर दिए। तो अब ये जो उन्होंने 2 करोड़ रुपए पे किए, उस दूसरी कंपनी ने वो जो 10-12 पैकेट पड़े हुए थे और में 2-2 दाने थे, वो खरीदने के लिए 2 करोड़ दिए, फिर वो नाम फार्मूले समेत खरीद दिया। अब आइंदा वो लोग कोकोमो बना के बेचेंगे, तो उन्होंने कोकोमो ब्रांड खरीदा, वो उनको कितना कॉस्ट किया? 2 करोड़ 20 मिलियन। जिनका वो अपना ब्रांड था जो मेहनत से बना हुआ था, उन्होंने उस ब्रांड पे कितना खर्चा किया था? नहीं आइडेंटिफाई हो सकता क्योंकि वो तो 10-15 साल की मेहनत से प्रोडक्ट का नाम बना है। तो कस्टमर लिस्ट, ब्रांड, ये तो चलो समझा दिए। बाकी जो मस्ट हेड और पब्लिशिंग टाइटल है ना, ये पब्लिकेशन सेक्टर की चीजें हैं। जैसे अगर कोई पब्लिशर्स हैं, उनकी किताबें बहुत मशहूर हैं, तो उन्होंने अपनी किताबों के ऊपर भी एक टाइटल बनाया होगा। कोई कस्टमर, अच्छा फलानों की किताब है तो बड़ी अच्छी किताब होगी, रिलायबल किताब होगी। तो इस तरह से बुक्स की दुनिया के अंदर ये नाम मशहूर होते हैं। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं, IS ने इनके बारे में कहा है कि इनको अगर खरीदा हुआ तो बिल्कुल ये एसेट है, लेकिन जिसने ये खुद मेहनत से बनाए हैं उनके लिए ये एसेट नहीं है। कहां एंड किया? Shall not be recognized as intangible assets because expenditure on these items, because expenditure on these items
कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड from from cost of developing the business from cost of developing the business as a whole from cost of developing the business as a whole यानी एज अ होल पूरा बिजनेस डेवलप करने की मेहनत हो रही थी तो हमें नहीं पता हमने इन पे कितना खर्चा किया है। अंग्रेजी दोबारा बता रहा हूं कि ये चार आइटम्स एसेट नहीं मानी जाएंगी बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑन दीज आइटम्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कॉस्ट्स ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस एज अ होल। जी मुझे ज्यादा तफसील नहीं पता इसकी, ये पब्लिशिंग सेक्टर की चीजें होती हैं। ये आप समझ लें कि जैसे चलें पैक की बुक की मिसाल लें, जो पैक की बुक है उस पर पैक का एक लोगो बना हुआ है ना, तो अब ये पब्लिशिंग टाइटल है, इस टाइटल से किताबें छपती हैं तो पता है हाँ इन पब्लिशर की किताब है, तो फिर उसकी अगर गुडविल बन गई हो तो उनकी किताबें फिर ज्यादा जल्दी बिकेंगी। मस्ट हैड आप समझ लें जैसे न्यूज़पेपर होता है, तो अब जंग अगर एक मशहूर ब्रांड है तो उनकी जिस भी अखबारों के ऊपर मैगजीन्स के ऊपर वो जंग छपा होगा तो वो फिर ज्यादा मशहूर हो जाएगा, तो वो मस्टर्ड टाइप चीज होती है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा तफसील नहीं पता है इसकी। अगला पॉइंट नहीं, वो मैंने इसी में मर्ज कर दिया था। ठीक है, इंटरनली जनरेटेड की हेडिंग बस। जी 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 परचेज है ना, किधर भी कंट्रोल नहीं है। अच्छा ये बाकी लोग भी सुन लें, कस्टमर लिस्ट को मैं एसेट क्यों कह रहा हूं, इस पे कंट्रोल कैसे आया? कस्टमर लिस्ट किसी बिजनेस ने खर्चा करके क्यों खरीदी, उससे क्या फायदा होगा? एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बचेगी, इसलिए खरीदी है। इसलिए नहीं खरीदी कि किसी ने गारंटी की थी कि ये लोग बुक्स गुड्स खरीदेंगे, इसलिए नहीं खरीदी थी। मार्केटिंग का खर्चा बचेगा ना, ताकि टारगेटेड उन्हीं लोगों से ही कॉल जाएंगी। वरना ये जो काफी सारी मार्केटिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कॉल होती है उनकी रैंडम नंबर्स पे, तो वो जो 500 नंबर्स पे कॉल जानी थी अब वो जाएंगी 10 नंबर पे। तो हमारा खर्चा बचाने के लिए लिस्ट खरीदी है, तो वो तो हम बचा सकते हैं, तो कंट्रोल है। इसलिए नहीं खरीदी थी कि गारंटी ये लोग हमसे चीजें खरीदेंगे। अगर इसलिए खरीदी थी तो हाँ कंट्रोल ना होता। हमने कस्टमर लिस्ट इसलिए खरीदी थी कि हमारा मार्केटिंग खर्चा बचेगा, तो वो तो बचेगा ना, तो है कंट्रोल। एक हेडिंग दे लें, जैसे मैंने कल इंटरनली जनरेटेड की हेडिंग दी थी, यूजफुल लाइफ। इसके बारे में कुछ दो चार बातें और बस फिर I38 इतना बहुत है आपके लिए। नंबर 1, an intangible asset may have a finite life or indefinite life। इंटेंजिबल एसेट्स की फाइनाइट लाइफ भी हो सकती है, जैसे 10 साल का लाइसेंस है तो उसकी लाइफ 10 साल है, और इनडेफिनेट भी हो सकती है। इनडेफिनेट का मतलब ना ना ना, इनफाइनाइट नहीं बनेगा, इनडेफिनेट। पता नहीं, तो अगर इनडेफिनेट का मतलब आपको पता नहीं होता तो फिर आपका जवाब सही होता। इनडेफिनेट का मतलब होता है पता नहीं। तो अगर कोई ब्रांड खरीदा किसी बिजनेस ने, तो वो ब्रांड कितने अरसे तक मार्केट में जिंदा रहेगा, कितने अरसे तक नस्लें खरीदती रहेंगी उसको, नहीं पता ना, तो उसकी लाइफ इनडेफिनेट है। तो इनटेंजिबल एसेट की, चूंकि फिजिकली नहीं होता ना, वरना जो चीज फिजिकली है वो तो खत्म हो ही जाएगी कभी ना कभी, तो इनटेंजिबल एसेट की लाइफ फाइनाइट भी हो सकती है, इनडेफिनेट भी हो सकती है। अगला पॉइंट लिखें, बल्कि इसी में लिख लेने दें, इसी में अगला लिखें। एसेट विद फाइनाइट लाइफ इज एमोर्टाइज्ड, एसेट विद फाइनाइट लाइफ इज एमोर्टाइज्ड, एंड एसेट विद इनडेफिनेट लाइफ, जिस एसेट की फाइनाइट लाइफ है उसको तो एमोर्टाइज करेंगे, और जिसकी इनडेफिनेट लाइफ है उसको नहीं करेंगे। एंड एसेट विद इनडेफिनेट लाइफ इज नॉट एमोर्टाइज्ड।
अगला पॉइंट समझा रहा हूं। पहले हमने एक लाइसेंस खरीदा और कोई मेडिसिन बनाने का लाइसेंस था 20 मिलियन का 10 साल का। तो इस लाइसेंस की यूजफुल लाइफ 10 साल। हमने इससे जिस बीमारी का इलाज करना था, हमारा बेस्ट अंदाजा था कि इस बीमारी के जो जरासीम हैं उनमें चेंजेस आ जानी है। और होता है वो जो भी वायरस और बैक्टीरिया टाइप जो भी होती है नस्लें इनकी, ये आस्ता आस्ता इवॉल्व हो जाती हैं, इनमें चेंजेस आ जाती हैं। तो जब इनमें चेंजेस आ जाएंगी तो फिर हमारा ये वाला फार्मूला फिर रेलेवेंट नहीं रह जाएगा, फिर मेडिसिन बदलनी पड़ेगी। तो हमारा बेस्ट अंदाजा ये है कि ये मेडिसिन, या कुछ लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो जाएंगे, हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, तो हमारा बेस्ट अंदाजा ये है कि हम ये मेडिसिन 7 साल से ज्यादा नहीं बेच पाएंगे। है लाइसेंस 10 साल का, क्योंकि वो तो सरकार ने दिया है, उन्होंने तो 10 साल का लाइसेंस दिया है, लेकिन हमें लगता है कि इससे बस हम 7 साल बेनिफिट ले सकेंगे। तो इस लाइसेंस को कितने साल पे एमोर्टाइज करें? 7 साल। बिल्कुल ठीक है। अब 10 साल लिखिए अंग्रेजी। In case of a legal or contractual right, in case of a legal or contractual right, ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर एग्जांपल लाइसेंस, यानी अगर ये हम उस इंटेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं जो वो राइट वाला होता है, फॉर एग्जांपल लाइसेंस, ब्रैकेट में लिख लें फॉर एग्जांपल लाइसेंस। शुरू से दोबारा बता रहा हूं, इन केस ऑफ अ लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, और ब्रैकेट में इसकी मिसाल लाइसेंस लिख लें। यूजफुल लाइफ shall be the lower of या shorter of, shall be the shorter of, shall be the shorter of contract period and expected period of benefits। जितने अरसे का वो कॉन्ट्रैक्ट है और जितने अरसे हमें उससे बेनिफिट्स मिलने की उम्मीद है, उनमें से जो शॉर्ट है उस पे इसको एमोर्टाइज करेंगे। ये इस अंग्रेजी का मतलब है। इस अंग्रेजी को पढ़ लें, इस मिसाल को देख लें, और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो बताएं, फिर इसमें और मुश्किल डालता हूं जी। अच्छा, अभी कस्टमर लिस्ट के बारे में बात कर रहा था कि अगर परचेज्ड हो तो इंटेंजिबल एसेट है। हाँ, तो वो जो कल मैं ब्रांड को एसेट कह रहा था ना, अभी ब्रांड की भी तो बात की है मैंने अभी। अगर परचेज है तो बिल्कुल एसेट है। तो मैंने तब आपको इंटरनली जनरेटेड और परचेज्ड का फर्क समझाया नहीं था ना, वो आज बता दिया। कल उसको अधूरी बात रखी थी, बस ब्रांड समझाया था, आज पूरी बात कर दी। ये जो मैंने आपको 4 नाम बताए ना, ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग टाइटल और मस्थेड्स, अगर ये इंटरनली जनरेटेड है तो इनका एसेट मानना मना है, अगर ये परचेज है तो एसेट है। इसी जुमले का एक और वर्जन, इससे अगर कोई यही यकीन कर रहा है कि सर ने कहा था कि इंटरनली जनरेटेड एसेट ही नहीं होता, नहीं, सर ने ये नहीं कहा। सर ने कहा है सिर्फ ये वाले जो इंटरनली जनरेटेड है, ये वाले 4, वो एसेट नहीं है। वरना अगर हमने सॉफ्टवेयर खुद बनाया है तो वो बिल्कुल एसेट है। अगर हमने किसी प्रोडक्ट का फार्मूला खुद बनाया है तो बिल्कुल एसेट है, वो रेसिपी बनाई है बिल्कुल एसेट है। सिर्फ ये 4 नाम बताए हैं जो इंटरनली जनरेटेड हो तो नहीं होते एसेट, परचेज्ड हो तो एसेट होते हैं। हाँ जी, ये 10 वर्सेस 17 वाली बात ओके। ये जो लाइसेंस था ना, ये पहले ही दिन हमें पता था कि ये रिन्यू हो सकता है, ये हमें पहले दिन पता था। अच्छा, अगर पहले दिन नहीं पता था और बाद में रिन्यू करवाया तो ये डिस्कशन नहीं है। ये जो अब बताने लगा हूं ना, ये पॉइंट है ही तब, अगर पहले ही दिन पता है, तभी मैंने रिन्यूएबल लिखा है इसको, कि ये रिन्यू हो सकता है। और गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आप चाहें तो 5 साल के लिए मजीद रिन्यू करवा सकते हैं, बस 50,000 रुपए दे देना। तो ये गवर्नमेंट तब इतने थोड़े पैसे क्यों ले रही होगी? क्योंकि पहले अच्छे खासे पैसे दिए हुए। तो अगर ये बस रस्मी सी बात, गवर्नमेंट ने कहा है 10 साल का लाइसेंस है तो आप इसको रिन्यू करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, पहले तो बताएं अकलमंदी, रिन्यू करवाना चाहिए कि नहीं? करवाना चाहिए, क्योंकि हमें मजीद फायदे मिलने हैं इससे। अगर ये रिन्यूएबल है एंड रिन्यूअल का खर्चा मामूली है और ये इनसिग्निफिकेंट, अपनी जेब के हिसाब से नहीं देखना हमने, पहले वाले से करना है कंपेयर। जो खर्चा रिन्यूअल पे होगा वो खर्चा इनसिग्निफिकेंट हुआ, मामूली हुआ, तो हम अकाउंटिंग के लिए ये लाइसेंस पहले ही दिन 15 साल वाला लाइसेंस समझेंगे। दोबारा, ये जो पहला वाला पॉइंट लिखवाया था 10 साल वर्सेस 17 साल, ये तो ओके है ना। अब इसी में एक एक्सटेंशन बता रहा हूं कि अगर ये लाइसेंस पहले ही दिन हमें पता था कि ये रिन्यू हो सकता है और रिन्यूअल की टर्म्स ये थी कि थोड़ी सी फीस देके रिन्यू हो जाएगा, तो अगर हमें अभी से उम्मीद है कि हमने रिन्यू करवाना है, जब हमें ये अभी से उम्मीद नजर आ रही है तो हम कह सकते हैं अभी से उम्मीद है। तो अगर हमें अभी से उम्मीद हो कि हमने रिन्यू करवाना है एंड खर्चा थोड़ा सा है, तो हम अकाउंटिंग के लिए पहले ही दिन इस लाइसेंस का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 15 साल लेंगे और एमोर्टाइज 15 साल पे करेंगे। और अब
14 साल पे अमोर्टाइज करेंगे। लिखिए अंग्रेजी। इफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कैन बी रिन्यूड, इफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कैन बी रिन्यूड, then renewal period, then renewal period। अच्छा, ये ना अंग्रेजी में बात समझाने का ना एक तरीका होता है, मुझे नहीं पता पहले आपने कभी इस तरह की चीज पढ़ी है कि नहीं, कि पीरियड और साथ ये ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है। इसका क्या तरीका है कॉम्प्रिहेंसिव कवर करने का, कि हो सकता है एक दफा रिन्यूअल हो सकता है ज्यादा दफा भी हो सकता है, तो रिन्यूअल पीरियड्स भी हो सकते हैं। हो सकता है लिखा हुआ हो कि आप हर 5 साल बाद रिन्यू करवा सकते हैं। तो अगर हमें उम्मीद है कि ये चलता ही जाएगा और हम अभी इरादा कर रहे हैं कि बस 3 को दफा रिन्यू करा लेंगे, बस ज्यादा नहीं, शुरू में हम प्लान कर रहे हैं कि बस 3 दफा रिन्यू कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, तो हम पहले ही दिन इसकी लाइफ पे 25 साल ले रहे होंगे। तो ये मतलब है इसका। क्या लिखा, देन रिन्यूअल पीरियड्स shall also be included, shall also be included while determining useful life। यहां तक कि अंग्रेजी का मतलब समझ आ रहा है कि रिन्यूअल पीरियड भी हम काउंट कर लेंगे while determining useful life only if मैं बताता हूं, एक जुमला देख लो जरा। only if there is evidence to support, only if there is evidence to support, only if there is evidence to support renewal, evidence to support renewal by the entity, evidence to support renewal by the entity without significant cost, without significant cost। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट कैसे पहचानेंगे, इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई बहुत सख्त मुकाबला भी नहीं होगा। देखिए ना, पता चल रहा है बहुत मामूली है इसके मुकाबले में। इसका एक रफ सा आइडिया दे रहा हूं, रफ सा आइडिया। ये पर ईयर क्या बन रहा है, 2 मिलियन। ये पर ईयर क्या बन रहा है, 10,000। तो 10,000 2 मिलियन के 5-10% भी नहीं है, तो ये मामूली है। कि जो असल रूल कुछ और होता है, लेकिन मैं आपको चूंकि वैसे ही टूटा फूटा I-38 बता रहा हूं बस जरूरत के तहत, इसलिए टेप ही बता रहा हूं कि आप मामूली है कि नहीं, ये कंपेयर करने के लिए इसके पर ईयर को इसके पर ईयर से कंपेयर कर लें। लेकिन ये आसानी से पता चल जाएगा अगर टेस्ट हुआ। ये बहुत गहरा पॉइंट नहीं है कि स्टूडेंट को उलझा दिया जाए कि देखो मामूली है कि नहीं। ये अंग्रेजी एक बार फिर पढ़ के देख लें, ये तो सारी कहानी समझाई है, ये इस अंग्रेजी से समझ आ रही है या नहीं। हाँ हाँ जी, तो सर की आवाज आई थी कहीं से। ये जो हमने अभी शुरू में पहले साल की अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए 25 ईयर्स ले लिए या 10 साल ले लिए, 15 साल ले लिए, हो सकता है 2-4 साल बाद इरादा बदल जाए, फिर तो एस्टिमेट चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कल बताया था ना कि सारा कुछ वही है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन सारी कुछ वही है, तो एस्टिमेट चेंज हो जाएगा। और अगर ये अब हम इसको अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे। पहले इस 20 मिलियन के लाइसेंस को 20 साल 10 साल पे अमोर्टाइज करके फारिग कर देंगे, खत्म कर देंगे, बुक्स में से निकाल देंगे। अगर रिन्यू करवाया तो फिर उसको एक नया लाइसेंस मान लेंगे। तो इसी में आगे अगला सेंटेंस लिख लें, इफ रिन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट, इफ रिन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट, if renewal cost is significant, then renewal, then
renewal will be considered, then renewal will be considered as a separate new asset. इसके लिए सवाल लिखें। ऑन 1 जनवरी 25, ये ओरिजिनल एक पास पेपर का सवाल है, उसमें से सिर्फ एक टुकड़ा आपको करा रहा हूं जो आपको भी बताने के लिए काफी है बस। ऑन 1 जनवरी 25, कंपनी परचेज्ड फॉलोइंग लाइसेंसेस। अच्छा, फॉलोइंग में ना मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं सामने, उसमें फिर फिगर्स बताऊंगा। ये डाटा है और आपसे रिक्वायर्ड है एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर 2025, चारों का 2025 की एमोर्टाइजेशन। चलें करें।
कर लिया। हाँ जी, आपकी फारिश से लग रहा है कि आप सवाल करके फारिग हो गए। लाइसेंस ए 10 साल इसका इनिशियल पीरियड है और बेनिफिट्स 12 साल तक मिलेंगे। नहीं, पहले सी बताता हूं। सी 10 साल इसका इनिशियल पीरियड है, बेनिफिट हमें सिर्फ 6 साल मिलते नजर आ रहे हैं। तो रिन्यूअल चाहे सस्ती ही क्यों ना हो, भाई को अकल ही नहीं आती कि हम रिन्यूअल कराएं। जब उससे बेनिफिट्स ही नहीं मिलने तो रिन्यूअल किस बात पे कराएंगे? तो ये बात ही इररेलेवेंट डिस्कशन हो गई कि रिन्यूअल का खर्चा कम है या ज्यादा है, जब करवानी ही नहीं रिन्यूअल, कैसे फैसला करें? इस 6 को देखे ना, तो फिर ये डिस्कशन यही खत्म हो गई कि खर्चा कम है या ज्यादा है। इसको हम टोटली इग्नोर कर देंगे, तो हमें इस लाइसेंस को रिन्यू करवाने में कोई फायदा नजर ही नहीं आ रहा। तो हम फिर सिर्फ 10 वर्सेस 6 में से 6 ले लेंगे। चले अब ए पे। रिन्यूअल करवाने में हाँ फायदा तो है, चाहे 2 साल ही है, लेकिन 2 साल में ही हो सकता है बहुत कमा लें। अब जब रिन्यूअल के खर्चे को देखेंगे तो ये मामूली नहीं है, क्योंकि अगर आप पर ईयर कंपेयर करें तो ये 20 मिलियन बनता है और वो 13 मिलियन बनता है, तो नहीं मामूली नहीं है 13 मिलियन। तो चूंकि रिन्यूअल का खर्चा बड़ा है, तो हम फिर अभी रिन्यूअल को इग्नोर करके 10 वर्सेस 12 10 लेंगे। यहां पर हमें रिन्यूअल करवाने का बिल्कुल फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि इससे हम फायदा उठाते ही चले जाएंगे। तो रिन्यूअल बिल्कुल करवाएंगे। अब देखते हैं खर्चा कितना है। तो खर्चा मामूली नहीं है, सिग्निफिकेंट है। चूंकि खर्चा सिग्निफिकेंट है तो फिलहाल बस हम इन्हीं को कंपेयर कर लेते हैं। 10 इसमें हमें रिन्यूअल करवाने में फायदा नजर आ रहा है। अब जब फायदा नजर आ रहा है तो खर्चे की तरफ देखेंगे, तो खर्चा मामूली है। अब जब खर्चा मामूली है तो हम अभी से ही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 15 साल लेंगे और 15 वर्सेस 12 में 12 को लेंगे। जी जनाब, इसमें बताएं किसी लाइसेंस में कुछ पूछना था? इनडेफिनेट का मतलब इनफाइनाइट हाँ नहीं है, लेकिन करीब करीब खत्म होने वाला भी नहीं है। क्योंकि अगर हम ये जान पाए कि बस 15 साल चलेगा तो 15 साल तक खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम जान ही नहीं पा रहे कि कब तक चलेगा तो बस चलता जाएगा। फिर क्या, कहां पर? हाँ अच्छा, अब जैसे ये लाइसेंस ए था, हम लाइसेंस बी भी, इन दोनों की रिन्यूअल को हमने अभी इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि सिग्निफिकेंट है। अब जब 10 साल गुजर जाएंगे, ये वाला पुराना लाइसेंस खत्म हो चुका होगा एमोर्टाइज करते करते। अब जब हम रिन्यूअल करवाएंगे तो फिर 65 का एक नया लाइसेंस शुरू हो जाएगा, फिर वो नई कहानी चल पड़ेगी। और ये जब रिन्यूअल करवाएंगे तो हाँ जी, ये एक्सपेंस बन जाएगा, मेंटेनेंस टाइप एक्सपेंस बन जाएगा। चलिए IAS 38 में ना बस इतना ही था जो आपके लिए FAR 2 के लिए बहुत है। कल फिर अगला टॉपिक इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ठीक है।